हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुरन। हम कर रहे थे डिस्कशन बेटा, यहाँ पे हम समरी बुक का डिस्कशन कर रहे थे और अभी तक के हमने कितने कर चुके हैं, हमने यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट तक के चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब वर्कर्स से रिलेटेड प्रोविजन, जॉब वर्क वाला चैप्टर हम करने वाले हैं। एक चीज बता दूं, जीएसटी क्विक रिविजन जो देख रहे हैं प्लस अमेंडमेंट्स देख रहे हैं फॉर द चैप्टर जॉब वर्क, यहाँ पे ये कॉमन वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि सिर्फ दो ही सेक्शन है। जहां अमेंडमेंट है जिसका अमेंडमेंट का भी इफेक्ट सेम है तो सिमिलर डिस्कशन हमको करना पड़ेगा। सो क्विक रिवीजन प्लस अमेंडमेंट्स दोनों के लिए ये सिंगल वीडियो है जॉब वर्किंग चैप्टर के लिए। सो अभी तक के जो हमने सेक्शंस पढ़ लिए उसका रिवीजन हम क्विकली करेंगे। सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 लेवी ऑफ सीजीएसटी, देन सेक्शन 10 वी हैव स्टडीड कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 चेंज इन रेट के केस में क्या टाइम ऑफ सप्लाई लेना है वो हमने देखा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 value is transaction value, 15 subsection 2 inclusions and transaction value, 15 subsection 3 exclusions, then 16 section में आया eligibility and conditions for taking input tax credit, section 17 apportionment of credit and 17.5 block credit rule, 42-43 हमने उस टाइम पढ़ा था। apportionment of input and input services का क्रेडिट का अपोर्शनमेंट कैसे करना है 43 में पढ़ा था। कैपिटल गुड्स का अपोर्शनमेंट कैसा करना है। देन सेक्शन 18 हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बेटा यहाँ पे क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 19 इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, किसके प्रोविजंस हैं उसमें बहुत क्लियरली बेटा प्रोविजन दिए हुए हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट, मैंने जब इनपुट या इनपुट सर्विसेज जॉब वर्कर को भेजी तो प्रिंसिपल क्या क्रेडिट ले सकता है, हाँ जी बिल्कुल ले सकता है। वो प्रोविजन सेक्शन 19 में दिए हुए। सेक्शन 20 वाज रिगार्डिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा जॉब वर्किंग का चैप्टर, जॉब वर्किंग का चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जॉब वर्क का यहाँ पे जो सेक्शन 143 हम पढ़ने वाले हैं, ये प्रोसीजर फॉर जॉब वर्क बेटा, इट इज एन ऑप्शन टू द रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को ऑप्शन दिया है कि आप इसका यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। क्या बेनिफिट है देखेंगे, प्रिंसिपल अपने गुड्स इनपुट्स को या कैपिटल गुड्स को किसको बेच सकता है, जॉब वर्कर को बेच सकता है, जॉब वर्कर को बेच सकता है। और वो जॉब वर्कर क्या कर सकता है, अपना उस पर जॉब वर्किंग एक्टिविटी करेगा और वो वापस से भेज देगा किसको, प्रिंसिपल को। इट कैन सेंड इट बैक टू प्रिंसिपल आफ्टर जॉब वर्किंग इन प्रिस्क्राइब टाइम एंड नो टैक्स वुड बी पेड। और इन दोनों ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड बेशर्ते जॉब वर्कर प्रिस्क्राइब टाइम पे वापस भेज दे, प्रिस्क्राइब टाइम पे वापस भेज दे। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब टाइम मैम? सो इनपुट्स के केस में बेटा इट इज 1 ईयर, कैपिटल गुड्स के केस में इट इज 3 ईयर्स, कैपिटल गुड्स के केस में इट इज 3 ईयर्स। इसमें एक अमेंडमेंट आया है, क्या अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट यह है कि इनपुट्स के केस में फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है कितना, बाय 1 ईयर, एंड कैपिटल गुड्स के केस में फर्दर एक्सटेंशन बाय 2 ईयर। सो अब इनपुट मैक्सिमम इनपुट के लिए टाइम लिमिट है 2 ईयर्स की और कैपिटल गुड्स के लिए 5 ईयर्स की। एंड ये जो टाइम लिमिट्स है बेटा, ये जो टाइम लिमिट्स है, ये जो है 1 ईयर और 2 ईयर जो है ये फर्दर एक्सटेंशन ऑन सफिशिएंट कॉज है। ऐसे ही नहीं कि आप कभी भी एक्सटेंशन नहीं, कमिश्नर को ऐसा लगा सफिशिएंट कॉज है तो वो एक्सटेंड कर सकता है, नहीं तो नॉर्मल पीरियड 1 ईयर और 3 ईयर है। एक बार इसका अमेंडमेंट की बुकलेट के साथ प्रोविजन भी पढ़ेंगे हम, यहाँ अमेंडमेंट वाला। द पीरियड ऑफ 1 ईयर or 3 year may on sufficient cause being shown be extended by the commissioner for a further period not exceeding 1 year and 2 year respectively. This amendment would cover the situation when the period of 1 year specified is not adequate in respect of job work such as hull construction, fabrication of vessels, since these process complete in a period around 14 to 16 months. तो ये क्यों आया प्रोविजन, ये इसीलिए आया क्योंकि कुछ प्रोसेसेस के लिए 1 year sufficient टाइम नहीं था, इसीलिए यहाँ पे कमिश्नर को अगर लगता है तो वो एक्सटेंड कर सकता है आपका पीरियड, बिल्कुल ठीक है। सो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट था, कुछ खास बात नहीं है, ये हमने डिस्कस कर लिया यहीं पे। नाउ अब या तो क्या करेगा, जॉब वर्कर प्रिंसिपल को वापस भेज दे। सेकेंड ऑप्शन क्या है बेटा, जॉब वर्कर प्रिंसिपल को वापस नहीं भेज रहा है तो क्या प्रिंसिपल ने उसको बोला कि तू मुझे मत भेज, एक काम कर वहीं से डायरेक्टली मेरी पार्टी को भेज दे। इज इट पॉसिबल? यस। Principal supplies directly goods from job workers premises within the prescribed time. Prescribed time, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, prescribed time हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के केस में क्या रहेगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। सो अब मैं prescribed time बोलूंगी, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि मैं ये टाइम की बात कर रही हूँ। नाउ प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने गुड्स डायरेक्टली भेज दिया, कहां से, जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से।
जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से डायरेक्टली प्रिंसिपल गुड्स भेज रहा है, तो उस केस में किसके लिए सप्लाई माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा प्रिंसिपल के हैंड्स में। प्रिंसिपल उस पर टैक्स पे करेगा अगर इंडिया में सप्लाई है तो, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है एक्सपोर्ट की सारी और जॉब वर्कर ने एक्सपोर्ट कर दिया तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अब जॉब वर्कर ने क्या किया, ना वहां से सप्लाई किया ना प्रिंसिपल को वापस किया, उसके पास ही पड़े गुड्स, नॉट रिटर्न विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, तो फिर क्या होगा? देन इट वुड बी goods are not returned supplied from job workers premises within prescribed time, then it would be deemed as supply by principal ने सप्लाई कर लिया ऐसा मान लिया जाएगा। date of supply is the date on which goods were sent for job work principal to pay tax along with interest। तो ये उस दिन से, जिस दिन प्रिंसिपल ने पहली बार जॉब वर्कर का माल भेजा था उस दिन से उसे सप्लाई मान लिया जाएगा और टैक्स लग जाएगा बेटा प्रिंसिपल के पास में, प्रिंसिपल को उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी कंप्लीट यहां पे, और टैक्स उसको अलोंग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहां पे जॉब वर्कर ने प्रिंसिपल को गुड्स, फर्स्ट जो सिनेरियो हमने देखा था ये वाला, जॉब वर्कर ने प्रिंसिपल को गुड्स यहां पे वापस भेजे थे, प्रिंसिपल क्या अपने पास से डिस्पैच कर सकता है? हाँ जी, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, प्रिंसिपल को अलाउड है, वो अपनी जगह से भी डिस्पैच कर सकता है और उसे नॉर्मल क्या माना जाएगा, जैसे नॉर्मल सप्लाई होती है वही माना जाएगा। प्रिंसिपल को टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट होगा तो मे बी ही नीड नॉट पे टैक्स सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द कंडीशंस। तो ये हमारी 143 की प्रोसेस हमने डिस्कस की। अब क्या जॉब वर्कर को यहाँ पे, जॉब वर्कर को प्रिंसिपल ने यहाँ पे भेजा तो उस केस में क्या प्रिंसिपल उसका क्रेडिट ले सकता है? क्या प्रिंसिपल उसका क्रेडिट ले सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट? तो यहाँ पे एक प्रोविजन है, क्या हो सकता है? देखो, अगर प्रिंसिपल ने क्या किया, अपने सप्लायर को बोला कि अरे इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आप मुझे मत भेजो, सप्लायर को बोला यहाँ पे देखो डायरेक्टली आप जॉब वर्कर को भेज दो, सप्लायर ने डायरेक्टली जॉब वर्कर को इनपुट्स या कैपिटल गुड्स भेज दिया, तो उस केस में क्या प्रिंसिपल आईटीसी ले सकता है? क्योंकि सेक्शन 16 में तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि इट शुड बी रिसीव्ड बाय, गुड्स शुड बी रिसीव्ड, द गुड्स और सर्विसेज शुड बी रिसीव्ड, पर प्रिंसिपल को तो अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस पे रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या वो क्रेडिट ले सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ले सकता है वो क्रेडिट। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे। यस, प्रिंसिपल इज अलाउड टू टेक ITC on goods sent to job worker even without bringing to its principal place, but if it does not return within 1 year or 3 year or the extended period, then it would be considered as supply from the date when the goods were sent, from the date of receipt or the date of direct dispatch. In case of direct dispatch, date of receipt. तो जहां पे अगर देखो प्रिंसिपल पहले तो क्रेडिट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसने अपने पास गुड्स नहीं मिलाए, डायरेक्टली जॉब वर्कर क्या है तो भी वो क्रेडिट ले सकता है। बट बाद में क्या हुआ बेटा, बाद में ये हुआ कि उसने वापस, जॉब वर्कर ने 1 साल या 3 साल में वापस नहीं किया और द एक्सटेंडेड पीरियड वापस नहीं किया, तभी क्या करना? तो क्या उसे सप्लाई मानेंगे? क्या उसने यहाँ पे रिवर्सल करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। कब से? अगर प्रिंसिपल ने भेजा है खुद के प्रीमाइसेस पे, फॉर एग्जांपल यहां से प्रिंसिपल ने भेजा है जॉब वर्कर को, तो जिस दिन डिस्पैच किया था उस दिन, बट अगर सप्लायर ने डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजा है तो डेट ऑफ रिसीट, जॉब वर्कर के पास डेट ऑफ रिसीट रहेगा, बोलेगा अब उस दिन से रिवर्सल यहाँ पे उस दिन से आपको माना लिया जाएगा, उसे सप्लाई रिवर्सल करना पड़ेगा आपको, जो आपने आईटीसी लिया एक्चुअली वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ जो मोल्ड्स, डाइस, जिग्स और फिक्चर्स हैं उनको वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें बहुत क्लियर कंडीशन है कि उनको वापस लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब बेटा एक बार अमेंडमेंट्स की बुकलेट पे हो, यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आया हुआ है, छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, 5 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। अब एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया है, वो क्लैरिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट्स के नोट्स पे आइए आप, अमेंडमेंट्स के नोट्स पे हम देखेंगे जॉब वर्किंग वाले चैप्टर में, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑन इशू रिलेटेड टू जॉब वर्क वाया सर्कुलर नंबर 1010। सो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया है, ये सब चीजें हम एक बार डिस्कस करेंगे, क्या है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में क्या आया है। सो इज इट कंपल्सरी टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन जॉब वर्क ट्रांजैक्शन? क्या जो प्रिंसिपल जॉब वर्क ट्रांजैक्शन में है उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन देना जरूरी है? So it is his choice whether or not to register and avail the benefit of provision of section 143 which are applicable only to registered person। 143 बेटा प्रोविजंस का बेनिफिट लेना है कि नहीं? क्या बेनिफिट है? आप सप्लाई कर रहे हो विदाउट टैक्स, बिना टैक्स के वापस से लेकर के आ सकते हो 1 साल में, 3 साल में और एक्सटेंडेड पीरियड में, ये सारे बेनिफिट्स आपको लेने हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप रजिस्ट्रेशन लो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। देन
whether a job worker is required to obtain registration when they are located in same state where the principal is located or in a state different from that of the principal. अगर जॉब वर्कर सेम स्टेट में है या अलग स्टेट में है, सेम स्टेट में है या अलग स्टेट में, उसे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए कि नहीं, ये डिस्कशन का पॉइंट था। तो यहां पे बेटा जॉब वर्क जो है इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। अब इस केस में अगर दोनों सेम स्टेट में है तो जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, और अगर जब प्रिंसिपल और जॉब वर्कर अलग अलग स्टेट में तो रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। इसका क्या, तो इसका वैसे कंक्लूजन तो यह है कि अगर जॉब वर्कर का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है उसकी प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट से तो ही उसे रजिस्ट्रेशन लेना, अदरवाइज नॉट। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अगर जॉब वर्कर और प्रिंसिपल सेम स्टेट में, फर्स्ट पॉइंट, जब जॉब वर्कर और प्रिंसिपल सेम स्टेट में, सो उस केस में if the job worker is required to obtain registration only if his aggregate turnover to be computed on all India basis exceeds the specified threshold limit as specified in section 22(1). ठीक है, मतलब in case both the principal and job worker are located in same state, मतलब 20 लाख in case of normal state, 10 लाख in case of special category state. Second, job worker and principal is located in different state, then the registration requirement flows from section 24 which provides for compulsory registration of supplier making interstate supply of service. अब job worker और principal अलग अलग स्टेट में, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सामान भेजा इंटर स्टेट, जॉब वर्कर ने वापस भेजा इंटर स्टेट, तो पहले तो सेक्शन 24 क्या बोलता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। बट एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि नहीं, सर्विस के केस में 20 लाख का आपको बेनिफिट दिया हुआ है अगर आपका इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है तो भी। जॉब वर्क इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, सो however exemption from registration has been granted in case of aggregate turnover of interstate supply of taxable service does not exceed specified threshold limit, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 20 लाख और 10 लाख का बेनिफिट मिला है तो दोनों भी केस में अगर प्रिंसिपल और जॉब वर्कर सेम स्टेट में है या अलग अलग स्टेट में है, it is clarified that job worker is required to obtain registration only in case where his aggregate turnover to be computed on all India basis in a financial year exceeds the threshold limit regardless of whether the principal and job worker are located in the same state or in the different state, same state में हो या अलग अलग state में हो। Then third issue क्या है हमारा, whether the principal can supply goods directly from job worker's place of business premises to its end customer, and if yes, whether the supply will be regarded as having been made by the principal or by the job worker। ये हमने अभी देखा कि क्या प्रिंसिपल जॉब वर्कर की जगह से गुड्स भेज सकता है क्या, और वो किसके हाथ में सप्लाई मानी जाएगी। सो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई बाय प्रिंसिपल एंड नॉट जॉब वर्कर प्रोवाइडेड इट इज एन एडिशनल प्लेस टू द प्रिंसिपल। यस, प्रिंसिपल को अपने रजिस्ट्रेशन, जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेगा उसने अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में सारे जॉब वर्कर्स जिन जिनके पास से वो काम करवा रहा है उनका प्लेस ऑफ बिजनेस रखना है तो वो उनके यहां से सप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, ई-वे बिल जनरेट करना है क्या जॉब वर्क में। भाई ई-वे बिल जनरली कब जनरेट करना पड़ता है, जब हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है 50,000 से ज्यादा, तो जनरली ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। सो ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, व्हाट, हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट exceeding 50,000 even in case where such movement is for reason other than supply, that is job work also। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई नहीं हुआ, 143 का बेनिफिट ले लिया, सप्लाई नहीं हुआ, सप्लाई नहीं था इसीलिए हम टैक्स नहीं पे कर रहे जब हम जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे हैं और वो प्रिस्क्राइब टाइम में वापस कर रहा था। बट मूवमेंट तो है, ई-वे बिल तो बनेगा, मूवमेंट तो है तो ई-वे बिल तो बनेगा। तो इंटरस्टेट के केस में 50,000 से ज्यादा होगा तो ई-वे बिल बनेगा। However, for interstate movement of e-way bill shall be generated either by principal or registered job worker irrespective of the value of consignment। और interstate के केस में कोई यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं है, आपको ई-वे बिल बनाना रहेगा। What are the documents which are required to be issued for sending goods? जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेज रहा है, प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेज रहा है तो उस टाइम पे बेटा यहाँ पे क्या आपको बनाना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियसली गुड्स जा रहे हैं तो दैट वुड बी अंडर द कवर ऑफ सम और द अदर डॉक्यूमेंट। तो क्या डॉक्यूमेंट्स है अलग अलग सिनेरियो में, जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेज रहा है, फिर हो सकता है वो जॉब वर्कर को आगे और जॉब वर्क कराना है, वो अनदर जॉब वर्कर को भेज रहा है, फिर उसके बाद वो जॉब वर्कर वापस प्रिंसिपल को भेज रहा है या डायरेक्टली सप्लायर को दे रहा है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो उस केस में यहां पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। तो फर्स्ट, फ्रॉम द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर जा रहा है तो क्या होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था, चालान इन टर्म्स ऑफ रूल 55 टू बी इशूड बाय द प्रिंसिपल इन ट्रिप्लिकेट कॉपी, 3 कॉपी में बनेगा, 2 कॉपी जो है
2 copies of चालान आर टू बी सेंट टू द जॉब वर्कर along with the goods. गुड्स के साथ जॉब वर्कर के पास 2 कॉपी जाएगी. द जॉब वर्कर शुड सेंड 1 कॉपी ऑफ द सेट चालान along with the goods while returning them to the principal. तो मैं यहाँ पे चालान भेजूंगी रूल्स 55 के अंडर, उसे वो वहां पे 2 कॉपी भेजूंगी, 1 कॉपी मेरे पास ही रहेगी. जब वो गुड्स वापस भेजेगा तब वो 1 कॉपी मेरे को वापस से भेजेगा. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड, फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर, एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को भेज रहा है यहाँ पे, तब क्या होगा? द गुड्स में मूव अंडर द कवर ऑफ चालान इशूड बाय द प्रिंसिपल और जॉब वर्कर. दोनों में से कोई भी जन चालान बना सकता है, उसके कवर पे वो गुड्स जाएगा एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास. इन द ऑल्टरनेटिव, चालान जो प्रिंसिपल ने इशू किया था वो एंड्रोस कर सकता है जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को. 3 कॉपी उसने बनाई थी प्रिंसिपल ने, पिछले पॉइंट में 2 दिए थे उसे, तो उसमें से 1 कॉपी वो उसको आगे एंड्रोस भी कर सकता है. ठीक है. Indicating the quantity description being sent, the same process may be repeated for subsequent movement of the goods to another job worker. तो वो उसी चालान को भी आगे कर सकते हैं. अब जॉब वर्कर जब वापस भेज रहा है तब तो वही भेजने वाला था, अपन ने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ लिया है वो ऑलरेडी. द जॉब वर्कर शुड सेंड 1 कॉपी ऑफ द चालान रिसीव बाय हिम फ्रॉम द प्रिंसिपल आफ्टर कैरिंग आउट द जॉब वर्क. जो पहले फर्स्ट जब जो प्रिंसिपल ने जो उसको भेजे थे 2 कॉपीज, उसमें से 1 कॉपी उसको वापस भेजना है जब वो गुड्स वापस भेजेगा तब. डायरेक्टली टू द सप्लायर, डायरेक्टली बाय द सप्लायर टू द जॉब वर्कर, जॉब वर्कर सप्लायर को डायरेक्टली भेज रहा है. द गुड्स में मूव फ्रॉम द सप्लायर टू द जॉब वर्कर, सॉरी जब सप्लायर जॉब वर्कर को भेज रहा है, सप्लायर जब डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज रहा है विद अ कॉपी ऑफ इनवॉइस इशूड इन द नेम ऑफ बायर दैट इज प्रिंसिपल, वेयर जॉब वर्कर का नाम और एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए एज कंसाइनी. ये बिल टू शिप का सिनेरियो हो गया और कुछ नहीं हुआ, प्रिंसिपल ने डायरेक्टली यहाँ पे जॉब वर्कर को भेजा है तब. देन where goods are returned in piecemeal by the job worker to another job worker or principal. अब जॉब वर्कर ने जॉब वर्किंग कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पार्ट, अगर आपने पूरे गुड्स भेजे थोड़े थोड़े वापस भेज रहा है तो उस केस में क्या होगा? In case the goods after carrying out the job worker are sent in piecemeal quantities by the job worker to another job worker or principal, चालान issued original by the principal cannot be endorsed, और उस केस में फ्रेश चालान लगेगा. ऑब्वियसली फाड़ फाड़ के तो भेजेगा नहीं. तो यहाँ पे ये ठीक है, डॉक्यूमेंट्स थे नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी के जो पॉइंट्स यहाँ पे इश्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. फाइलिंग ऑफ ITC 04 हम जो फाइल करते हैं, क्या मान लिया जाएगा कि वो एक सबमिशन ऑफ इंटीमेशन है सेक्शन 143 के लिए? हाँ, बिल्कुल मान लिया जाएगा, बिल्कुल मान लिया जाएगा कि वो इंटीमेशन है. यस, द फॉर्म ITC 04 विल सर्व एज एन इंटीमेशन एज इन्वेस्टिगेटेड अंडर सेक्शन 143. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल की, कि वो डिटेल्स ऑफ ऑल चालान, जितने भी गुड्स के मूवमेंट हुए, जितने भी चालान है, सबकी डिटेल्स डाले relating to goods sent by him from to one or more job worker from one job worker to another and its return. तो वो गुड्स का पूरा डिस्क्रिप्शन वहां डालना रहेगा उनको. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जॉब वर्कर, बेटा जॉब वर्कर क्या कर रहा है? वो सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है. गुड्स भले से प्रिंसिपल का, उस पर जो काम है वो क्या है? सर्विस है. वो कौन दे रहा है? जॉब वर्कर दे रहा है. तो सर्विस के लिए क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा, क्या यहाँ पे वैल्यू प्लेस रहेगा, ये क्वेश्चन है. ठीक है. व्हाट आर द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई? तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी? सेक्शन 13 के हिसाब से. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हमने देखा था, सेक्शन 13 के प्रोविजन लगेंगे. इनवॉइसिंग सर्विस का है, सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 30 डेज के अंदर इनवॉइस बनाना रहेगा. वैल्यू वुड बी ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी सर्विस चार्जेस है प्लस या जो भी वो रिकवर कर रहा है प्रिंसिपल से, वो क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू हो जाएगी जॉब वर्कर की वैल्यू हो जाएगी. वेदर ITC कैन बी अवेल्ड बाय प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स कैपिटल गुड्स दैट आर डायरेक्टली रिसीव्ड बाय जॉब वर्कर. यस, हमने देखा था प्रिंसिपल उसका ITC ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. So ITC would be available to principal irrespective of fact whether the inputs capital goods are received by principal and sent to job worker or they are directly. तो डायरेक्टली भेजा तो भी ले सकता है सप्लायर ने बिल टू शिप टू मॉडल के हिसाब से, और अगर यहाँ पे प्रिंसिपल के पास आके जा रहे हैं तो भी प्रिंसिपल ले सकता है क्रेडिट. जॉब वर्कर ले सकता है कि अगर उसने कोई इनपुट्स खरीदे हैं, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, उसने इनपुट्स खरीदे जॉब वर्किंग सर्विस देने के लिए, तो क्या वो क्रेडिट ले सकता है? हाँ, बिल्कुल ले सकता है if he is registered. So job worker is also eligible to avail ITC on inputs used by him in supplying the job work service if he is registered. Then next, explain the provision with respect to supply of goods by the principal from the place of business of job worker. तो यहाँ पे जॉब वर्कर की प्लेस से, जब यहाँ पे जॉब वर्कर की प्लेस से यहाँ पे प्रिंसिपल गुड सप्लाई कर रहा है, तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू, प्लेस क्या होगी? बेटा आप जॉब वर्किंग सर्विस की बात नहीं कर रहे हो, प्रिंसिपल तो अपना गुड सप्लाई कर रहा है. कहां से? प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दिस जॉब वर्कर से, जॉब वर्कर की जगह से भेज रहा है. तो इस केस में टाइम के, वैल्यू के और प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस बेटा प्रिंसिपल के एंगल से देखना है, जॉब वर्कर के एंगल से नहीं देखना. जॉब वर्कर के एंगल से देखना नहीं है,
ठीक है, तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, द टाइम, वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड हैव टू बी डिटरमाइंड इन द हैंड्स ऑफ प्रिंसिपल irrespective of the location of job workers place of business। ठीक है, अब इसमें नीचे जो एग्जांपल दिया हुआ है, देखो वो एग्जांपल में बताती हूँ क्या है। उस एग्जांपल में क्लियरली ये बोला है कि अगर प्रिंसिपल और रिसिपिएंट एक स्टेट में, देन द ट्रांजैक्शन वुड बी इंट्रास्टेट। जॉब वर्कर की लोकेशन को छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले से गुड्स उसके यहां से जा रहा है बट उसका कोई फर्क नहीं है। प्रिंसिपल के एंगल से देखना है, प्रिंसिपल और रिसिपिएंट अलग अलग स्टेट में है तो इंटर स्टेट होगा, सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट होगा। ठीक है, in case of export, clarified that in case of export directly from job workers place of business, LUT bond shall be executed by the principal। principal ही execute करेगा, principal की responsibility है यार सब चीज की, time of supply, place of supply, value उसके goods से उसके हिसाब से, उसकी accounting उसके books में होगी। Whether the principal is responsible to keep proper accounts for inputs and capital goods sent for job worker, yes, it is the responsibility for keeping the proper accounts of inputs, capital goods for job work lies with the principal। Moreover, if the time frame specified in 143 for bringing the goods back for further supplying the under section 143 for bringing or further supplying inputs, capital goods is not adhered, the activity of sending the goods for job work shall be deemed to be supplied by the principal on the day when the said good inputs, capital goods are sent out by him। Thus essentially यहाँ पे sending goods for job work is not supply as such, but if it acquires the character of supply only when input, capital goods are neither received back nor supplied from within the specified time period of being sent out or the extended time period। तो जनरली जॉब वर्क पे मैं गुड्स भेज रही हूँ वो सप्लाई नहीं होता है बेटा, उसे सप्लाई वो कब माना जाता है, जब आपने प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम पे या आपने वापस नहीं किया है या आपने डायरेक्टली सप्लायर को नहीं भेजा है, प्रिंसिपल को वापस गुड्स नहीं किया या सप्लायर यहाँ पे जो उसका रिसिपिएंट है उसको गुड्स नहीं भेजा, तो फिर इट एक्वायर्स द कैरेक्टर ऑफ द सप्लाई। इट मे बी नोटेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंडिंग द गुड्स फॉर जॉब वर्क एज वेल एज ब्रिंगिंग देम बैक हैज बीन कास्ट ऑन प्रिंसिपल। मतलब जो भी यहाँ पे जो भी टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, डिले होगा, इंटरेस्ट भरेगा, सब प्रिंसिपल के गुड्स है, ही इज होलसोल रिस्पॉन्सिबल, ही इज होलसो रिस्पॉन्सिबल। सो एक ये क्लैरिफिकेशन था बेटा, ये हुआ। नेक्स्ट, फर्निशिंग ऑफ फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04। आईटीसी 04 आपको पता है क्या है, इंटीमेशन होता है, कौन देता है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल किस चीज से रिगार्डिंग होता है, भाई जो भी कैपिटल गुड्स उसने किसे भेजे, जॉब वर्कर को भेजे या जॉब वर्कर से वापस आए, उसके रिगार्डिंग एक इंटीमेशन होता है, वो किस फॉर्म में फाइल करना पड़ता है, जीएसटी आईटीसी 04 में। क्या फ्रीक्वेंसी होती है मैम उसकी, बेटा वो देखना पड़ेगा कि एग्रीगेट टर्नओवर प्रिंसिपल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या रहा। पिछले साल प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर भी 5 करोड़ तक था, 5 करोड़ तक था, तो उस केस में जीएसटी आईटीसी 04 एनुअल बेसिस पे फाइल होगा। 5 करोड़ से ज्यादा था, ओ माय गॉड, ग्रेटर देन 5 करोड़, देन हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, तो 5 करोड़ से कम या 5 करोड़ तक एनुअल बेसिस पे फाइल होगा इंटीमेशन, और ग्रेटर देन 5 करोड़ से तो हाफ ईयरली बेसिस पे। ठीक है, सो अगर एनुअल बेसिस पे होगा तो क्या ड्यू डेट है आईटीसी 04 फाइल करने की, 25 ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे 20-21 का अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक के पीरियड का कब फाइल होगा, 25 ऑफ अप्रैल, दिस इज द ड्यू डेट, 25 ऑफ अप्रैल 2021। बट प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है आपको, कब का देखोगे आप, पिछले साल का अप टू, मतलब यहाँ पे आपने 20-21 का फाइल कर रहे हो तो आप देखोगे 19-20 का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है भाई, यहाँ पे 19-20 का एग्रीगेट टर्नओवर उसका 3 करोड़ का पता चला, तो 20-21 का आपका आईटीसी 04 अपने को कब तक फाइल करना है, यहाँ पे आप 25 अप्रैल को फाइल करोगे। बट यहाँ पे पता चला प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है भाई, तो फिर हाफ ईयरली बेसिस पे होगा। उस केस में डेट क्या होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर 19-20 का था 8 करोड़, तो ये तो आपको पता ही है 20-21 शुरू हुआ था, पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, 8 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा है। तो 20-21 में यहाँ पे आपको सबसे पहले अप्रैल से लेके सितंबर तक के का कब फाइल करोगे, 25 अक्टूबर 20 को, और अक्टूबर टू मार्च का 25 अप्रैल 2021 को, अक्टूबर टू मार्च का 25 अप्रैल 2021 को। ठीक है, सो डिपेंड क्या करेगा बेटा, यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो प्रिंसिपल का पिछले साल में कितना था उस पर डिपेंड करता है आईटीसी 04 की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज एन इंटीमेशन कि भाई कौन से गुड्स या सर्विसेज उसने जॉब वर्कर को भेजे हैं, यहाँ पे सॉरी, कौन से गुड्स और कैपिटल गुड्स उसने जॉब वर्कर को भेजे हैं या उसके पास से वापस से आए हैं, उसका इंटीमेशन होता है जीएसटी आईटीसी 0।
ठीक है। सो बेटा यहाँ पे हुआ हमारा ये कंप्लीट पोर्शन एंड हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, जॉब वर्कर वेरी स्मॉल चैप्टर। ठीक है, सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर बेटा। थैंक यू फॉर नाउ।